के लिए रोज़ सुबह लेना है। हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं एक टॉक शो के रूप में, क्योंकि कुछ भाई बहनों के प्रश्न होते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बेला बहन को। डॉक्टर बेला बहन राजयोगा मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे वसुंधरा बीके पाठशाला के स्टूडेंट हैं और प्रोफेशन वाइज टीचर हैं, और 2018 में आपको स्टेट्स अवार्ड भी मिला था टीचर्स का। तो बेला बहन, आपका स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी ने बहुत सुंदर तरीके से एक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि किस तरह से रिलेशंस को रिवाइव किया जाए। पॉजिटिविटी, फॉरगेटफुलनेस और फॉरगिवनेस, ये बेसिक टूल्स हैं जो रिलेशंस को रिवाइव करेंगे। फिर भी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं रोज़। तो उन्हीं को ध्यान में रख के कुछ प्रश्न का निर्माण किया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे हम रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिश्तों के बिना जीवन जीना हमें आता ही नहीं है, हम जी ही नहीं सकते। एक स्वस्थ रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता हमारे शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोसाइटी में रहना है तो रिश्ते तो बनाने पड़ेंगे। दीदी, पहला प्रश्न, एक स्वच्छ और स्वस्थ रिश्ते की परिभाषा क्या होगी? एक स्वस्थ और स्वच्छ रिश्ता अपने आप में स्पष्टीकरण दे रहा है कि जब हमारे अंदर निस्वार्थ भावना होती है और हम, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें हम ट्रस्टी होकर के कार्य करते हैं, ऐसे ही अगर घर में भी हम ट्रस्टीशिप के आधार से कार्य करते हैं तो हमारे संबंध जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ हमारा स्वार्थ आ जाता है, रिश्तों में स्वार्थ भाव आ जाता है किसी भी रिश्ते में, तो वहाँ हमारा संबंध बिगड़ने लगता है। तो इसीलिए बिगड़ाव ना हो, उसके लिए हम अपनी निस्वार्थ भावना को थोड़ा सा और आगे लाएं। बहुत सुंदर दीदी। जिस रिश्ते के अंदर स्वार्थ है वो रिश्ता कभी भी लंबा नहीं चल सकता, वो टूटेगा ही। तो सबसे पहले तो जो भी रिश्ता बनाए उसे निस्वार्थ निभाने का जो अनकंडीशनल एक रिलेशनशिप होता है वो करने का सबसे पहला प्रण लें। दीदी, पहले लोग रिश्तों को अपनी पूंजी समझा करते थे जी। आज पूंजी के लिए रिश्तों को दांव पे रख देते हैं। ये जो बदलाव आया है इसका क्या कारण है? वही कारण जो स्वार्थ भावना, मैं और मेरेपन की भावना बड़ी है। मेरा घर अच्छा रहे, मेरे बच्चे आगे बढ़ें, मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, नाम कमाएं, और भाई के बच्चे भले कैसे भी हों या बहन के जो भी हैं, हमने रिश्तों को
तवज्जो नहीं दिया है इतना जितना हमने पैसे को तवज्जो दिया है। और चाहे वही पैसे से हम अलग हो करके, उन रिश्तों से भी अलग हो करके हमने अपनी एक छोटी सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बना ली। और आज हम देखते हैं कि आज हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं, क्योंकि उन्होंने भी बचपन देखा है कि कैसे, तो वही संस्कार उन बच्चों में भी जाते हैं। तो अगर हमें अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छा परिवार बनाना है, तो हमें अपने जो बड़े हैं पहले हमें उनको रिस्पेक्ट देना होगा, उनको रिगार्ड देना होगा। अब और पैसा, ठीक है, पैसा हर कार्य के लिए जरूरी है, परंतु पैसे से भी ज्यादा संबंधों की अहमियत होनी चाहिए। पैसा देखो, आज मैं एक बात बताऊं, एक किसी के यहाँ डेथ हुई थी और हमें जाना हुआ, उनके 10 रिश्तेदार भी नहीं थे, 10 रिश्तेदार भी नहीं थे। जो चौथा हुआ, चौथे पे 13वीं की, तो 10 भी रिश्तेदार नहीं थे। मैंने कहा अच्छा, इनका इतना छोटा सा समाज है। और किसी किसी के यहाँ पर हम जाते हैं तो 1000 से भी ऊपर की सभा बैठी हुई है। क्या समझ में आता है? बोलना तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन समझ आता है, अंडरस्टैंड होता है कि इनकी बनी बनाई बहुत है, इनके संबंध कितने सुमधुर हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी की डेथ हुई थी, उनके हस्बैंड कहते हैं मैं हाथ जोड़ते जोड़ते थक गया हूं, क्योंकि जो आए सबको हाथ जोड़ करके, तो कहते मैं तो हाथ जोड़ते जोड़ते थक गया। इतनी मेरी वाइफ ने सबके साथ इतना बना करके रखा हुआ था। तो व्यक्ति कुछ साथ नहीं ले जाता है, ये साख, ये क्या कहें उसको, विल पावर, हाँ, ये गुडविल साथ ले जाता है। और एक व्यक्ति किसी से बना के ही नहीं रखता है। तो रिश्तों को आज हमें रिवाइव करने की आवश्यकता है। जहां मैं मेरापन आएगा, स्वार्थ भाव आएगा, अहंकार भाव आएगा, वहां पर ही, जहां आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट कैसे देगा? जो आप देंगे वही ही तो आपको मिलने वाला है, वही मिलने वाला है। इसीलिए शादी होती है, कुछ भी होता है, एक लिफाफा दे करके आते, कहते लिस्ट बनती है उसकी भी, मुझे तो इतना पता नहीं था, कहते उसकी भी एक लिस्ट बनती है, क्योंकि वो क्या दे करके गए, हमें भी उससे ज्यादा करके दे के आना है, इसलिए बनाते ना लिस्ट। हाँ? तो ये रिश्ते जैसे हम दूसरों को देंगे वैसे ही हमारे पास आने वाला है। तो रिश्तों को अहमियत दें, व्यक्ति को अहमियत दें, क्योंकि व्यक्ति सबसे बड़ा एसेट है हमारा, व्यक्ति सबसे बड़ी पूंजी है। धन तो कहते हैं हाथ पैरों की मैल आनी और जानी, धन हम साथ में ले जाएंगे, कि ये साथ साथ ले जाएंगे। तो संबंध अच्छे बनाकर संबंधों में कमाई जमा करें। कमाई से संबंध नहीं बनेंगे, संबंधों को अच्छा निभाने से डेफिनेटली कमाई होगी। जो दीदी ने अभी बताया वही साथ में जाता है। आपको कोई चला जाता है, उसके पास कितना पैसा था ये लोग याद नहीं रखते, वो इंसान कैसा था ये लोग याद रखते हैं। तो दीदी का यही अभिप्राय है कि आपने रिश्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। दीदी आपने अपने सेशन में एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भारत के अंदर तलाक को कोई जानता ही नहीं था, और आज जो डेटाज हैं वो ये कहते हैं कि भारत में साल दर साल तलाक होने की संख्या बढ़ती जा रही है। जो एक दाम्पत्य जीवन के अंदर मिठास था,
जो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो दीदी ज़रा इस पे भी बताएं कि इसका क्या कारण है, क्या कमी आ गई है हमारे में। हमारे में जो कमी आ गई है वो है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं देते, जिसके कारण हमारे आपसी संबंधों में टकरार बहुत होता है और वो टकरार रोज रोज फिर शुरू हो जाता है और रोज रोज शुरू होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि रिश्ता टूट जाता है, तलाक हो जाता है। तो हम एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट दें। देखो बातें तो छोटी छोटी आती हैं और कहीं ना कहीं हमें गुणों के साथ साथ शक्तियों की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर कभी हमें सहनशीलता को अपनाना होता है, कभी हमें समाने की शक्ति को अपनाना होता है, लेकिन हम उन शक्तियों को यूज नहीं करते हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। जैसे मान लो एक फैमिली है और हस्बैंड एमएनसी कंपनी में है और वाइफ सुबह कहती है कि आज ना घर का सामान लाना है और अभी सुबह सुबह ले आओ तभी घर का खाना पकेगा, नहीं तो मुश्किल है दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना। तो हस्बैंड के मन में क्या चल रहा है, मुझे तो आज जल्दी जाना था ऑफिस, मेरे को तो आज जल्दी बॉस ने बुलाया है, मैं कैसे सामान ला सकता हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। वो इरिटेट होकर के वाइफ को बोलता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अपने आप देख लेना। तो वाइफ भी क्या होगी, डबल इरिटेट होएगी। तुम्हारे पास तो कभी टाइम होता ही नहीं, सुबह जाते हो, रात को 9 बजे आते हो, 8 बजे आते हो, 10 बजे आते हो, जो भी जिसका टाइम है। तो डबल इरिटेट हो गई। अब हम इसी सेम सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। क्या है कि ये जो बातें कही ना, तो वो वाइफ की भावनाओं को ठेस पहुंच गई। अब वो उसको दूसरा पहलू लेते हैं कि हस्बैंड कहता है देखो आज ना मुझे बॉस ने थोड़ा जल्दी बुलाया हुआ है, अगर फिर भी तुम कहती हो तो कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट लेट चला जाऊंगा, सुन लूंगा बॉस की बात। तो वाइफ कहती अच्छा ऐसी बात है, फिर आप चले जाओ, मैं कुछ अरेंजमेंट कर लूंगी। क्या हुआ, क्या हुआ रिश्ते में? हाँ, अच्छापन हो गया ना। हाँ, उसको ठेस नहीं पहुंची। अगर जरा से भी ठेस लगती है, वो पलट के 4 बातें उसको और ठेस पहुंचाएगी। अब वो इरिटेट हो करके ऑफिस जाएगा और वो जब ऑफिस जाएगा वो इरिटेट करेगा पूरे जो उसकी पोस्ट है। अगर वो खुद बॉस है तो जूनियर को या उससे जो भी जूनियर होंगे उस पे अपनी भड़ास निकालेगा। तो ऑफिस का वातावरण भी कैसा हो गया, कैसा हो जाएगा, टेंशन वाला। इसीलिए एक बात हम सबको कहते हैं कि ऑफिस की बात ऑफिस में, घर की बात घर में रखो। घर की टेंशन ऑफिस में ना ले जाओ और ऑफिस की टेंशन घर में भी ना लाओ। नहीं तो आप कोई भी फैमिली लाइफ को अच्छा एंजॉय नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल रखनी है। और दीदी इसके लिए जो आपने समझाया, मतलब समाने की और सामना करने की शक्ति का भी बैलेंस चाहिए, तभी जीवन जो है वो सुखमय बनेगा। सहनशीलता, सहनशीलता। इसीलिए देखो पहले के जमाने में
हस्बैंड वाइफ में टकरार तो शुरू से होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन वो एक दूसरे की बात को संभाल लेते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते थे। मैं आपको अपने एक सिस्टर की बताती हूँ। हमारे जो जीजा जी थे वो थोड़े से जल्दी टेम्पर लूज कर लेते थे। कोई भी कंस्ट्रक्शन की बात हो या सफ़ेदी कराने की बात हो या कुछ भी नई चीज़ लानी है तो हमारे जीजा जी जो हैं वो ज़्यादा वो नहीं करते थे, मतलब पैसा नहीं जल्दी से निकालते थे। अब हमारी सिस्टर को लगता था कि भाई बच्चों की शादी भी होनी है, घर में फंक्शन होना है या कुछ भी होना है तो वाइट वॉश भी ज़रूरी है, या पुराने फर्श हो गए हैं उसको रेनोवेट भी कराना ज़रूरी है। तो अब जब भी वो उनके पास बात रखती थी तो एकदम से शाउट करते थे, गुस्सा करते थे, तुम इतना खर्चा कराओगी, ये कराओगी, वो कराओगी, ऐसे होगा। तो वो ना बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठ जाते थे। वो जो बोलते रहते थे, जो बोलते रहते थे, जो बोलते सुन लेती थी, चुपचाप सहन कर लेती थी। जब फिर दोबारा 2-4 दिन के बाद जब ठंडी हो जाती थी बात, फिर वो अपनी बात कहती थी, देखो ये करना ही है। वो कहते अच्छा ठीक है कर ले। अब वो कन्विंस हो गए, ठीक है कि नहीं। कभी कभी हमें कन्विंसिंग पावर देने के लिए खुद को थोड़ा सा अब क्या है, मान लो एक थोड़ा शाउट कर रहा है, दूसरा आर्ग्यू कर रहा है या वो भी शाउटनेस में आ रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो उस समय हमें कभी कभी टॉलरेट करना पड़ता है एक दूसरे के संस्कारों को, एक दूसरे के स्वभाव को, तभी गृहस्थी के दोनों पहिए एक साथ चल सकते हैं, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक गर्म हो तो दूसरे को ठंडा रहना है, तभी वो पानी नहाने लायक होगा। अगर सिर्फ गर्म ही गर्म मिलता रहेगा तो क्या होगा, जलाएगा ही सबको, किसी को भी सुख नहीं दे पाएगा। दीदी एक और रिश्ता है जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, और वो है माता पिता और बच्चों का रिश्ता। इसके अंदर बैलेंस, बॉन्डिंग ये कम होती जा रही है। आजकल माँ बाप कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे कहते हैं जनरेशन गैप है, माँ बाप को पता ही नहीं है कुछ भी, हमारी तरह जी नहीं सकते वो। तो ये जो एक गैप आ रहा है दीदी, ये जो रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है, इसका थोड़ा सा आप इसके ऊपर रोशनी डालें। इसीलिए मैं समझती हूँ जब तक हम पढ़ते थे, हम बड़े हुए, तो हमने काउंसलिंग का नाम कभी नहीं सुना था। आज स्कूलों में भी काउंसलर की पोस्ट क्रिएट हो गई है ऐसा, है ऐसा। काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, आपको ज़्यादा पता होगा। काउंसलिंग करनी पड़ती है बच्चों की। अब ऐसे ही जब थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो डॉक्टर के पास भी जाती है। अब एक बात सुनाती हूँ। एक बारी एक ऐसी ही मदर आई डॉक्टर के पास और बोलती है, डॉक्टर साहब बेटा मेरी सुनता नहीं है, बेटा पढ़ता नहीं है, बेटा जंक फूड ज़्यादा खाता है, जो जो आजकल की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब आप इससे समझा दीजिए। तो डॉक्टर क्या बोलती है, आप इस बच्चे को कब से जानती हैं? क्या ये कोई प्रश्न है क्या? ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ, ना ये कोई जवाब है। तो कहा कि आप बताओ ना, आप कब से जानती हो? तो कहा मैं जन्म से जानती हूँ, जन्म ही दिया है मैंने इस बच्चे को। कहा मैं कब से जानता हूँ इसको, मैं कब से जानता हूँ? मेरे पास तो आज आप पहली बारी लेके आए हैं, मैं इसको आधे घंटे से जान रहा हूँ सिर्फ, और आप मेरे से कह रहे हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनता है, मेरी बात सुनेगा। वो कहती हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब ये आपकी बात सुनेगा, मेरी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनता है?
क्योंकि उसमें प्यार के साथ मोह है, प्यार के साथ कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव है, प्यार के साथ साथ कहीं ना कहीं डोमिनेशन है। और कहा मेरी क्यों सुनेगा? क्योंकि मैं निस्वार्थ भाव से सुनाऊंगा, मैं डोमिनेट नहीं करूंगा, मैं काउंसलिंग करूंगा, उसकी बात अच्छी तरह से सुनूंगा। बहुत सारे घरों में ऐसा भी है जो बच्चे हर बात अपने पेरेंट्स से, खास मदर से शेयर करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। और कहीं ना कहीं हम अगर गैप डाल देते हैं उन बच्चों में, मेरे पास टाइम नहीं है तेरी बात सुनने का, फिर वो सुनाता ही नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह सिर करता है, मुंह करता है, क्योंकि हमने रास्ता दिखाया उसको। आज हम कहते हैं जंक फूड, अगर हम उनकी प्यार से पालना करते हैं, प्यार से उसे, उसका कभी मन नहीं करेगा मैं बाहर का खाना खाऊं। आज हम भी अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, ले पैसे ले ले, जा खा लियो कुछ, लंच ब्रेक में कुछ भी खा लियो। अब उसको हैबिट हो गई, अब हैबिट हो गई तो वो कहते हैं कि छोड़ता नहीं है। हैबिट डाली किसने? तो या हम इरिटेट होकर के बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, साउंड अपनी हाई कर लेते हैं। अब बच्चा मान लो छोटा है तो वो वही लर्न करता है, हाई साउंड करनी चाहिए, इरिटेट होकर के बोलना, तब ये मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि किसने सिखाया ये? इसीलिए हम माता जो है केवल माता नहीं है, वो निर्माता है, संस्कारों का निर्माण करने वाली है। तो अगर हम इन बातों को थोड़ा भी अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं समझती हूँ कि बच्चे कभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि सबसे पहली गोद तो उसको माँ की गोदी होती है। सबसे पहले तो वो माँ से ही प्यार करता है ना, दूसरों से तो बाद में करेगा ना। अगर वही प्यार, वही वात्सल्य, वही निस्वार्थ भावना हमारे अंदर रहती है तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो बच्चा कभी भी बाहर जाता। यहाँ पे भी एक बैलेंस की ज़रूरत है। ओवर पैम्परशिप, ज़्यादा पैम्पर ना करें, बिल्कुल ज़्यादा पैम्पर भी ना करें और ज़्यादा लाड प्यार नहीं, ज़्यादा बैलेंस, एक बैलेंस बना के रखें तो ये भी रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता आगे तक चलेगा। दीदी आजकल ना शॉर्टकट्स का टाइम चल रहा है, हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग ना रिश्तों का भी शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं। कैसे हम शॉर्ट के अंदर काम कर सकते हैं। कई बार होता है किसी के यहाँ जाना है, बहुत क्लोज है, तो हमारे पास तो टाइम है नहीं, चलो बेटा चला जाएगा, प्रॉक्सी लग गई। तो हम इस तरह से शॉर्टकट्स अपनाने शुरू कर दिए हैं हमने। ऐसे में हम उम्मीद रखें कि लंबे रिश्ते चल जाएंगे और हम शॉर्टकट करते रहें और रिश्ते लंबे साथ में देंगे और रिश्तों में सदा आदर, सम्मान, प्रेम ये सब बना रहेगा। ये दीदी इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? एक हंसी की बात याद आ गई कि अभी कोरोना चला ना, तो लोगों ने व्हाट्सएप पे निमंत्रण देने शुरू किए। अब व्हाट्सएप पे निमंत्रण आया तो जिनको निमंत्रण गया तो उन्होंने भी क्या किया, व्हाट्सएप पे ही नोट भेज दिया। हाँ, नोट भी कहाँ चला गया, लिफाफा कहाँ चला गया, व्हाट्सएप पे। तो ये जितनी हमारे अंदर उनके प्रति प्यार है, देखो पहले के जमाने वाले मैंने देखा है, बुजुर्ग लोग भी मृत्यु पर भी जाते, 13वीं पर भी जाते, शादियों पर भी जाते, सब निभाने के लिए सब जगह अवेलेबल होते थे, सब जगह निभाते थे। और आज हम सोचें कि आज हम ये शॉर्टकट अपना लें, और आज के बच्चे जो शॉर्टकट में हम सोच रहे हैं, तो बच्चों को हम भेजते हैं लेकिन वो भावनाएं आज के उसमें नहीं है उतनी। पहले तो उनमें बचपन से ही वो भावनाएं जागृत करें, क्योंकि आज क्या करते हैं हम, इसका तो कल एग्जाम है, ये तो नहीं जाएगा। हमने किसको इम्पोर्टेंस दी?
पढ़ाई को, उसके एग्ज़ाम को। सगे भाई बहन की शादियों में भी बच्चे नहीं आए, उसका ना कल पेपर था, कल पेपर है, तो इसीलिए उसको मैं नहीं लाई हूँ। अब बच्चे को हैबिट ही नहीं है रिश्तेदारों को देखने की, उनको उनके साथ मिलने जुलने की, तो फिर वो बच्चा भी बड़ा हो करके कैसे बिहेव करता है, फिर वो भी फॉर्मल वे में जाता है। फॉर्मल वे में जाएंगे, फॉर्मल वे में लिफाफा दिया, खाना खाया नहीं खाया, चलो आ गए। तो अंदर से ये कहा ना, भावनाओं से जुड़े हुए हैं रिश्ते हमारे। किससे जुड़े हुए हैं? भावनाओं से। इसलिए पहले के जमाने में इतना पैसा नहीं था। एक राखी का भी त्योहार होता था, भाई चाहे मिनिमम, पर भावनाएं कितनी होती थी, भावनाएं कितनी। आज क्या है, पैसा है, गिफ्ट है, ये चीजें हैं, वो दे देंगे, लेकिन वो भावनाएं उतनी अंदर से नहीं निकल के आती हैं। तो सारा रिलेशनशिप हमारी भावनाओं पर आधारित है। दीदी, इस पूरे ये रिलेशंस को दोबारा रिवाइव करने में राजयोग मेडिटेशन ये कहाँ तक कारगर है? और मैं चाहूँगी आप एक छोटा सा मेडिटेशन भी करवाएं, ताकि हमारे भाई बहन अपने आप को सुबह चार्ज करके और फिर रिलेशंस अच्छे करें। देखो हमारे ना रिलेशन, जी आपने अभी बताया, कृष्ण के बारे में बताया, मेरे एक चीज में प्रश्न आया कि कृष्ण जो थे वो सब कुछ जानते थे जी। उनके पास में द्रौपदी ने ये बात कही थी कि अंधे का बेटा ये बातें, और वो पूरी भूमिका महाभारत की रही है, जबकि वो कृष्ण के साथ थे जी, हमेशा कृष्ण के साथ रहे, फिर भी उसके मुंह से ये शब्द निकले भावना क्यों? तो जब कृष्ण साथ में है, तो फिर ये पूरी रचना जिसको वो चाहते कि चेंज कर सकते थे, और उनको ये सब पता है किसने क्या बोला है, पूरी उसको अगर आप देखें महाभारत में, तो उनको ये पता है कौन क्या करेगा। तभी उन्होंने उसको द्रौपदी को आशीर्वाद देने के लिए भेज दिया कि घूंघट काट के जाओ और आशीर्वाद लेके आओ। जब कृष्ण को हर चीज पता थी, तो फिर क्यों नहीं उसको जो है दुर्योधन को, कि उन्होंने उसका माइंड चेंज क्यों नहीं किया, ताकि ये महाभारत नहीं होती। मेरा प्रश्न इसका मैं इंडिविजुअल में दूं आंसर? हाँ, इंडिविजुअल में मैं दूंगी इसका आंसर, क्योंकि परमात्मा ने सारा हमें ज्ञान दिया है, और ये अगर ना होता तो स्टोरी कैसे बनती, ये कैसे होता। तो ये सब हमको जीवन में सिखाने के लिए, क्योंकि इसमें भी कटाक्ष था, इसमें भी मधुरता नहीं थी। तो किसी को भी हम कटाक्ष से बोलेंगे, उसका रिजल्ट तो बुरा ही होगा ना। हाँ। भाई आप ना, आप प्लीज भाई जी इस सेशन के बाद दीदी आपसे इंडिविजुअली ये आंसर देंगे। आपने कोर्स किया है, राजयोगा का कोर्स किया है, तो फिर आपको इसमें अच्छे से आंसर मिल जाएगा। इसमें कोर्स में ही इसका आंसर है। 7 डेज का जो हमारा बेसिक कोर्स होता है, तो ये ड्रामा है, और किस तरह से हर व्यक्ति निर्दोष है। अगर ड्रामा में विलन ना हो, फिल्म में विलन ना हो, तो विलेन का भी शुरुआत तो कुछ ना कुछ होती है। तो ये सृष्टि एक रंगमंच है और ड्रामा है, और इसमें ड्रामा में ये भी हमें शिक्षा देने के लिए। इसीलिए हमारे संबंध खराब कब होते हैं? जब हमारे अंदर कटाक्ष की भावना, मधुरता नहीं होती, प्यार प्रेम नहीं होता है, तो ये सब होता है। वो भी तो एक रिलेशन में ही दिखाया है ना, सब परिवार में ही दिखाई है ये सारी स्टोरी भी। तो कौन सा प्रश्न था लास्ट में आपका, कि राजयोगा मेडिटेशन किस तरह से रिश्तों को रिवाइव करने में मदद करता है? बेसिकली परमात्मा जो है वो हमको ये मेडिटेशन सिखाते हैं, और ये हम मेडिटेशन आत्मा उस परम सुप्रीम पावर से कनेक्ट होती हैं, जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसके ही हम पत्ते कहो या सृष्टि की रचना है। तो जब हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं, तो उसकी जो पावर्स है वो हमारे अंदर आती है।
क्या क्या जो हमें जीवन में चाहिए, गुण और शक्तियाँ, विशेष आत्मा की जो 7 क्वालिटीज हम कहते हैं, जिसके आधार से सतो प्रधान आत्मा कहलाती है। 7 गुणों की प्रधानता होती है तो ये युग सतयुग कहलाता है, और 7 गुण ये डिटोरिएट हो जाते हैं तो ये कलयुग कहलाता है। सूर्य चांद सितारे धरती आसमान सब वही का वही होता है, लेकिन हम मानव ही इसको सतयुग बनाते हैं और हम मानव ही इसको कलयुग बनाते हैं। तो ये 7 गुण जो हैं वो हैं आत्मा के ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता और शक्ति। ये 7 क्वालिटीज, बेसिक क्वालिटीज हैं जो हमें जीवन में चाहिए। कोई है ऐसा जिसको शांति ना चाहिए हो? कोई है ऐसा जिसको सुख ना चाहिए हो? सुख के लिए तो हम इतना, पहले एक जना कमाता था, आज दोनों वर्किंग हैं। किस लिए? एक ही सैलरी से भी काम चल सकता है अच्छे से? नहीं, हम और ज्यादा अच्छे मकान में, अच्छे सुख के साधनों अच्छे से रहेंगे। और किस लिए? पर्पस क्या है? तो सुख चाहती है आत्मा, प्यार चाहती है आत्मा। तो ये 7 गुणों से ओतप्रोत थी। अब धीरे धीरे ये गुण लुप्त हो गए हैं। अब फिर से इन गुणों को हमें अपने जीवन में भरना है, और उस भरने के लिए उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे लाइट चल रही है, माइक चल रहा है, अब इसका पावर हाउस से कनेक्शन है तब तो ये चल रहा है ना। तो इसी तरह से हमें भी वो सुप्रीम पावर, जो पावर हाउस है, वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। क्योंकि हम आत्मा भी बेसिकली ज्योति बिंदु स्वरूप है। जहाँ आप सबको तिलक लगाया गया है, पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे रहती है, हाँ, और वो इस शरीर रूपी गाड़ी को चला रही है। इसलिए शरीर को रथ और आत्मा को रथी कहा जाता है। और आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है अर्थी। अर्थी माना एब्सेंट ऑफ रथी। इस गाड़ी का ड्राइवर जो है वो एब्सेंट हो गया, फिर इसको 4 लोग उठा के ले जाते। आजकल तो उठाने की भी ताकत नहीं, एम्बुलेंस साइड बाय साइड बुलाते। तो कहने का भाव है कि मैं आत्मा रथी ड्राइवर हूँ इस गाड़ी का, जो आंखों के द्वारा देख रही है, कानों के द्वारा सुन रही है, मुख के द्वारा बोल रही है, हाथ पांव से कर्म कर रही है। तो पर कर्म करने वाली कौन? मैं आत्मा। कैसी है वो आत्मा? पॉइंट ऑफ लाइट, जो मस्तक में हम तिलक लगाते, बिंदी लगाते हैं। तो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आत्मा का पिता परम आत्मा भी, वो भी एक आत्मा है पर सुप्रीम है, हाँ। उसमें और हमारे में अंतर क्या है? हम जन्म मरण में आते हैं, वो जन्म मरण से न्यारा है। तो उसमें बहुत पावर है, इसीलिए उसको कहते हैं हर गुण का सागर है वो। शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर, वो हर गुण का सागर है। तो अब हमें उससे कनेक्ट होकर के ये सारी पावर्स अपने में लेनी है। और जब हम ये पावर्स ले लेते हैं, और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो मैं सबके साथ कैसा बिहेव करूंगी? क्योंकि मैं भरपूर हो गई, तो मैं कैसा बिहेव करूंगी? प्रेम स्वरूप का। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मैं हर परिस्थिति को कैसे टैकल करूंगी? शांति से, धैर्यता से। हमारी दादी जान की, जो इस संस्था की हेड रही हैं पीछे, वो कहती थी सुबह उठते ही 3 गोली खा लो। कौन सी गोली? प्रेम, शांति, धीरज, धैर्यता, प्रेम और शांति की 3 गोली सुबह सुबह खा लो। सारा दिन देखो कितना अच्छा जीवन यापन होता है। तो ये गुणों को फिर से हमें अपने अंदर भरना है, और हम अपने आप से प्रेम से भरपूर हैं, शांति से भरपूर हैं, खुशी से भरपूर हैं, सुख से भरपूर। तो हम किसी को देंगे तो क्या देंगे? क्या देंगे? वही देंगे जो मेरे पास होगा। प्रेम देंगे, शांति देंगे। आपके पास भी कोई आके खड़ा होगा तो क्या कहेंगे? आपके पास खड़े होने से शांति मिल जाती है। आप कुछ बोलते भी नहीं हो, आपके एक मुस्कुराते हुए चेहरे से
हमें बड़ी शक्ति मिल गई है, हमें बड़ी खुशी मिल गई। क्या दिया आपके चेहरे ने, आपके बॉडी जेस्चर ने? वाइब्रेट किया। तो जो आपके पास होगा वो आप दूसरों को देंगे। कोई भी परिस्थिति आई, आप बड़े धैर्यता से टैकल करते हैं तो आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे? आप मधुर बोल से टैकल करते हैं। सिखाना तो है, बच्चे भी गलत काम करेंगे, सिखाना पड़ेगा, अथॉरिटी से भी सिखाना पड़ेगा, लेकिन गुस्से और इरिटेट होकर के नहीं। तभी हम दूसरों को अच्छा दे पाएंगे, तभी हमारे अच्छे रिलेशनशिप, चाहे बच्चों के साथ हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे पेरेंट्स के साथ है, चाहे कोई फ्रेंड्स के साथ है, या ऑफिस में है, समाज में है, और तो और हमारे रिलेशनशिप प्रकृति के साथ भी है, हमारा रिलेशनशिप नेचर के साथ भी है। जो हम सोचते हैं वही हमारी नेचर में वाइब्रेट होकर के जाता है। आज ये प्रकृति भी उपद्रव मचाती है तो हमारे अंदर के उपद्रव इतने हो गए हैं, इसी का इफेक्ट उस पे जाता है। हम क्रोधित होते हैं तो प्रकृति भी क्रोधित होती है, इसीलिए वो सुनामी लाती है, इसीलिए वो भूकंप लाती है। अगर हम शांत हो जाएंगे तो प्रकृति भी सुख देगी, प्रकृति से भी हमारा रिलेशन है। तो इसीलिए सबसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ हो जाएगा जब हम ये राजयोग मेडिटेशन करते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन आपके अंदर जो भी चीज़ें डिमांड करता है ना, एक अच्छा रिलेशन, वो आपके अंदर भरता है। वो सब जब वो अंदर आ जाएगा, जैसे दीदी ने कहा शांति, प्रेम, तो आप यही वाइब्रेट करेंगे। जब आप ये देंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे। राजयोगा मेडिटेशन हमारे यहाँ वसुंधरा गीता पाठशाला के ऊपर 3, 4 और 5 मई को नया राजयोग मेडिटेशन कोर्स शुरू होने जा रहा है। जो भी भाई बहन इंटरेस्टेड हों, नीचे अपना नाम लिखवा दें, फ़ोन नंबर पता लिखवा दें, और आप मोस्ट वेलकम हैं। और ये करने के बाद ये मान के चलिए कि बहुत बहुत सुंदर रिश्ते आप बनाएंगे। ओम शांति। दीदी बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। मेरे ख्याल से हमारे सभी भाई बहनों को उनके अंदर उठने वाले जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर मिल गए होंगे। मेडिटेशन अब एक छोटा सा 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे हम। वैसे तो मेडिटेशन का पूरे सेशन चलते हैं, वो आप करेंगे ही, लेकिन अब हम एक छोटा सा, जैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है ना, सुना है MR का नाम सुना है, जो डॉक्टर के पास जाता है और जो नई मेडिसिन की रिसर्च हुई होती है तो वो MR जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और अपने सैंपल छोड़ के आता है, उनको इम्पोर्टेंस बता के आता है, आप ये दो तो इससे ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा। अब आपने फ़ायदा सुना, अब हम आपके पास छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए सैंपल छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप इस सैंपल को यूज़ करें। अगर आपको फ़ायदा लगे, अच्छा लगे, पावर लगे तो ज़रूर आप इससे पूरा सीखिएगा, पूरा कोर्स कीजिएगा, क्योंकि आपका जीवन बहुत स्मूथ, सुखमय, शांतिमय, शक्तिशाली जीवन बन जाएगा। तो अभी हम चलते हैं। किसी का मोबाइल चालू हो तो थोड़ा ऑफ कर लें ताकि आपके आसपास वालों को भी डिस्टर्ब ना हो। जो पीछे प्रदर्शनी लगी है सभी सहयोग दें और मेडिटेशन के लिए थोड़ा बैठें, उसके बाद आप प्रदर्शनी देख सकते हैं। सभी बैठ जाएं, सभी अपना स्थान ले लें प्लीज़। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी मेडिटेशन से पहले, आप और हम जब भी मिलते हैं, अलग होते हैं, और अभी भी यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि हम एक शब्द बोलते हैं ओम शांति, सभी से बुलवाया भी गया ओम शांति। तो ओम शांति का मीनिंग है कि जब भी हम किसी से जैसे नमस्ते करते हैं, कोई सत श्री अकाल करते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम ओम शांति, जब भी आप अगली बार दीदियों से मिलेंगे तो ओम शांति ही बोलेंगे। आप भी बदले में क्या कहेंगे? ओम शांति। ओम शब्द भी हिंदी वर्णमाला के 3 अक्षर हैं, आ, उ और मा।
अमना आचरण में शांति, उमना उच्चारण में शांति और माँ अर्थात मन में शांति। तो जब हमारे आचरण में, व्यवहार में, उच्चारण में, बोल में और हमारे मन में शांति है तो तभी हमारा जीवन सुख शांति संपन्न बनता है। तो अभी चलेंगे कुछ क्षणों के लिए। हम इस हॉल में बैठे हैं और बहुत सुंदर वार्तालाप आप सबने सुना। अभी हम कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन करेंगे। इस हॉल में बैठे हुए अपने आत्मा को, मन बुद्धि को, क्योंकि ये मन हमारा कहीं भी जा सकता है, यहाँ बैठे हुए आप अपने घर में जा सकते हैं। जरा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपका घर है, आपके घर में किचन है, किचन के पास, किचन में एक फ्रिज रखा हुआ है, उस फ्रिज में नींबू रखा हुआ है। आप उस नींबू को निकालते हैं और एक पानी की बोतल भी निकालते हैं वहाँ से। एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में पानी डाल देते हैं और उसी में नींबू भी काट करके, आधा निचोड़ करके डाल देते हैं और उसको चम्मच से हिला करके और आप पी लेते हैं। किस किस के मुंह में खटास आ गई है, नींबू का टेस्ट आ गया, जरा हाथ खड़ा कर लें। कौन कौन अपने किचन में गए थे, जरा हाथ खड़ा करें। कौन कौन गए थे? देखो ऑलमोस्ट सभी होके आए हैं अपने किचन में। तो आप बैठे यहाँ पर हैं पर अपने किचन में होकर के आए हैं। इसी तरह से आप कहीं पर भी बैठ करके ये मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए सब बातों को समेट करके इस हॉल से बाहर अपने आप को महसूस करें ग्राउंड में, और वहाँ से मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप ऊपर की ओर जा रही हूँ। धीरे धीरे और ऊपर और ऊपर और ऊपर। पूरा गाजियाबाद शहर दिख रहा है और ऊपर, बहुत ऊपर चले गए। पूरा विश्व एक ग्लोब की तरह दिखाई दे रहा है और ऊपर इस नीले आसमान से भी ऊपर एक लाल सुनहरे प्रकाश का धाम है। चारों ओर ऐसी लालिमा है जैसे सूर्य जब उदय होता है या और नीचे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे। इस हॉल में अपने शरीर में मस्तक के बीच विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये प्रेम और शांति की किरणें मेरे पूरे ब्रेन में फैल रही हैं।
सब न्यूरॉन्स इसको कैच कर रहे हैं। मेरे ब्रेन में एक रोशनी, ब्लड के साथ साथ ये रोशनी की किरणें पूरे ब्रेन में फैल रही हैं और मैं एक शांति का अनुभव कर रही हूँ। इस शांति और प्रेम की किरणें मेरे फेस में फैल रही है। मेरा चेहरा बहुत खुशनुमा, बहुत शक्तिशाली है। मेरे फेफड़े शांति की श्वास ले रहे हैं। मेरा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल गति से कार्य कर रहा है। मेरा लीवर, पैनक्रियास एकदम नॉर्मल, सब अंग बिल्कुल नॉर्मल गति से कार्य कर रहे हैं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, ये शांति मुझे अच्छी हेल्थ दे रही है। इस शांति से, इस प्रेम से मैं घर में, परिवार में, अपने कार्यस्थल में शांति और प्रेम से सबके साथ व्यवहार करूंगी। इसी शांति और प्रेम के व्यवहार करने से मेरे सबके साथ संबंध बहुत सुमधुर हो रहे हैं, बहुत प्रेम के हो रहे हैं, निस्वार्थ भाव के हो रहे हैं। और मेरा घर बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा समाज बहुत अच्छा, और हम एक नए अच्छे श्रेष्ठ विश्व का निर्माण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप अपने दोनों हाथों को रब कर सकते हैं, अपनी आंखों पे लगा सकते हैं।